नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो पढ़े थे, एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े थे। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था क्या होती है ना। फिर हमने कुछ नोट लिखे, नोट में देखा कि अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं, उदासीन लवण क्या होते हैं, ठीक है। उनको हमने एग्जाम्पल सहित पढ़ लिया था। उसके बाद जो पढ़ा था एक टॉपिक अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, क्लियर, वहां तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्षारों की अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया या अधातु ऑक्साइडों की क्षारों के साथ क्रिया, ठीक है। वहां पर एक बात मैंने बताई थी आपको कि अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं। क्या? अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन क्षार नहीं करते हैं। लेकिन जो क्षार हैं ये धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसमें क्या है कि क्षारों की अधातु, ये धातु है, अब करेंगे हम अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। लेकिन अधातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। किनके साथ? अधातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल क्रिया नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्षारों के साथ या अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों या क्षारकों के साथ क्रिया, ठीक है। तो क्या होता है, देखो सारी रिएक्शन जो है वो अम्लों की, जैसे धातु ऑक्साइडों के साथ जो प्रोसेस थी ऐसे के ऐसे ही ये प्रोसेस है, इसमें भी वही उत्पाद बनेंगे, ठीक है। तो अम्लों की जब हमने क्रिया कराई थी तो क्या बना था? लवण और जल बना था, ठीक है। वही जब क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया कराएंगे तब भी क्या होगा? लवण और जल मिलेगा। क्या? जब क्षारों के साथ अधातु या अधात्विक, अधातु या अधात्विक एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अधातु ऑक्साइड, ये एरो का चिन्ह है, इसको बड़ा कर लेते हैं। से क्रिया कराई तो क्या बनता है? लवण प्लस जल, क्लियर, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, आपस में परस्पर क्रिया कराते हैं, तो उसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाओं को अधात्विक ऑक्साइड या जो है क्या बनता है? लवण जल बनता है, क्लियर है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे कि क्या एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगी? जब अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो उसके फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त, लवण व जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हो गई। एग्जाम्पल लिखते हैं हम इजी, क्या क्षार या क्षारक प्लस
अधातु ऑक्साइड क्या बना, लवण प्लस जल। ठीक है, अब वहां पर मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करा रहे थे तो जो लवण बन रहा था, ठीक है, उसमें बनने वाला जो लवण था वो कैसा था, अम्लीय। मैंने एक बात नोट कराई होगी वहां पर कि जब धातु ऑक्साइडों के साथ अम्लों की क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो उस समय जो लवण बनता है वो कैसा बनता है, अम्लीय। लेकिन यहाँ पर जब क्षारकों के साथ अधातु ऑक्साइडों की क्रिया कराते हैं तो ये जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय होगा। तो बनने वाला लवण जो है कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, फिर हम ये लिखेंगे, क्योंकि जरूरी है ये लाइन लिखनी। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में कौन सी प्रवृत्ति या प्रकृति का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहां पर आंसर होना चाहिए आपका क्षारीय प्रवृत्ति का। तो लिख लेंगे इस अभिक्रिया में बनने वाला लवण बोल सकते हैं या सीधा अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्लियर, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्षारक या क्षार अधातु ऑक्साइड लवण बना और वो भी कैसा, क्षारीय प्रवृत्ति का प्लस जल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अधातु ऑक्साइड। अब देखो आपके अधातु तत्व होते कौन कौन से, एक बार मैं आपको वो बता दूं। देखो जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। ठीक है, बाकी ये जितने भी तत्व हैं ये सभी क्या हैं, क्लोरीन भी है इसमें, आर्गन भी है। ठीक है, ये सभी जो तत्व हैं आपके क्या है, अधातु होते हैं। ठीक है, क्या है, अधातु हैं। और धातुओं की बात की जाए तो आपका आयरन, प्लेटिनम, एजी, एयू, सीयू, ठीक है, ये सभी क्या है, धातु होते हैं। ये धातु हैं आपके। ठीक है, मेटल, और ये है नॉन मेटल, अधातु। ठीक है, अब इनके साथ क्या है, जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो अभी तो ये क्या है, एकल सिंगल स्टेट में है। जब इनके साथ ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी या ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या है, क्या बना लेते हैं। देखो इस प्रकार मैं आपको पहले धातु ऑक्साइडों के साथ बताता हूँ। ये धातु है, ठीक है, Fe जो आयरन है ये धातु है। अब इसके साथ क्रिया कराई ऑक्सीजन की, ठीक है, क्या, ऑक्सीजन की क्रिया कराई, तो यहां से इसने बना लिया FeO। ठीक है, संतुलित करने के लिए हम यहां पर भी 2 लगा देंगे तो 2FeO हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार क्या है कि ये जो धातु है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेती है, धातु ऑक्साइड। इसी प्रकार अधातु भी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेती है, अधातु ऑक्साइड। तो हम अधातु का एग्जांपल ले, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई सा भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन जो है अधातु के साथ जुड़कर, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बना लेगी CO2। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगी, NO2। ठीक है, इसी प्रकार नियोन, NeO2। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी अधातु हैं और धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अब इन यहाँ पर जो अपनी रिएक्शन है वो क्या है, ये है। तो इन अधातु ऑक्साइडों की क्रिया किन से करा रहे हैं हम, क्षारों से। अब क्षार आपका प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी है कि क्षार प्रबल ही लीजिए या दुर्बल ही लीजिए, तो आप कोई सा भी प्रकार का क्षार ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम क्षार ले लेते हैं, आपका ले लेते हैं
NaOH, ठीक है। NaOH कैसा है? प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किससे करा रहा है? अधातु ऑक्साइड। अब आपका अधातु ऑक्साइड कोई सा भी हो सकता है, CO2 ले लीजिए, NO2 ले लीजिए, ठीक है, Fe तो धातु हो जाएगा, NeO2, ये सभी कोई से भी ले सकते हैं, NeO है ना, ये सभी कोई से भी धातु ले सकते हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं CO2 को पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? लवण और जल बनेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से Na जो है CO2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या? Na जो है वो CO2 के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? NaCO3 प्लस H2O, ठीक है। क्या बनेगा? H2O। तो देखो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, इसमें यहाँ पर 2 होगा, Na2CO3, ये उत्पाद बनेगा आपका। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो इधर देखते हैं, इधर सोडियम एक ही है, इधर 2 है, तो सोडियम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 सोडियम हो गए। अब CO3 कितने? एक है, एक CO2। देखो CO3 कैसे बने, आप अलग अलग भी देख सकते हो, कार्बन को देख सकते हो, कार्बन कितना है? इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन देख सकते हो, ऑक्सीजन इधर 2 ये हैं और 2 हैं, 4 है, तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन। क्लियर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए तो CO2 से ये किस में बदल जाएगा? CO3 में, इसलिए इसको Na2CO3 लिखा है। क्लियर। और जल निकल जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक क्यों? 2 है, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचेगा। भाई 4 ऑक्सीजन है ना, तो इसलिए जो 1 ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या है? जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बना सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये है सोडियम, सॉलिड होता है, सोडियम क्लोराइड। गैस है Na2CO3, सॉलिड लिक्विड। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वही CO2 के रूप में दूसरा क्षार ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और क्षार आप CO2 ले लीजिए अधातु ऑक्साइड के रूप में CO2, ठीक है। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्रिया कराने पर क्या हुआ? यहां से Ca जो है वो CO2 के साथ जुड़ जाएगा और यहां से एक ऑक्सीजन अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जल निकल जाएगा। तो ये है आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी है? अधातु ऑक्साइडों के साथ क्षारकों की क्रिया, ठीक है। ये आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, देखा भाई, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है अम्ल और क्षार में समानता। अम्ल और जो क्षार हैं इनमें क्या समानताएं होती हैं? वह क्षारकों में समानताएं, सिमिलिएशन इन एसिड एंड बेस, ठीक है। तो अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती है? देखो, सबसे मेन जो समानता है वो यही है कि अम्ल और क्षार को जब जलीय विलयन में घोला जाता है या आयनित किया जाता है तो उस समय क्या है, अम्ल अपने H+ आयन, अम्ल H+ आयन मुक्त करता है और क्षार OH- आयन मुक्त करता है, ठीक है। ये सबसे मेन
इनकी समानताएं हैं, H प्लस आयन मुक्त करता है, ठीक है। लेकिन एक बात हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को जल में आयनित किया जाता है तो उस समय अम्लों के H प्लस आयन और क्षारों के OH माइनस आयनों की जो सांद्रता है, ठीक है, क्या सांद्रता इनमें क्या हो जाती है, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, इनकी संख्या, ठीक है। अम्ल की जो प्रतिशतता की मात्रा है, मान लो कि मैं आपको ये दूं इतने, ये जो पात्र है इसमें इतना सारा, तो ये क्या है, जल है, ठीक है। और ये अपने पास छोटा सा पात्र है और इसमें ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो आपको पता है अम्ल जब हम इसको इसमें डालेंगे ये कम है, ठीक है, ये अधिक है, ठीक है। तो इसकी जो सांद्रता है, अभी तो अम्ल की जो सांद्रता है, ठीक है, गाढ़ा है, कम है मतलब गाढ़ा है, सांद्रता मतलब होती है गाढ़ा, मतलब कि किसी पदार्थ की प्रतिशतता की मात्रा, ठीक है। तो अम्ल की जो मात्रा है वो इतनी सी है लेकिन अम्ल अधिक है, ठीक है। अब इसका अम्ल की जो मात्रा है ये जो कम है, इसको क्या है, इसमें डालते हैं हम जल में, क्या, जल में डालते हैं। तो उस समय क्या है कि अम्ल बहुत कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में, तो अम्ल को जब इसमें डालेंगे तो ये आयनित तो होगा ही, तो अम्ल के H प्लस आयन, ठीक है, ये इनकी संख्या कम है जल की तुलना में, तो जल में डाला तो H प्लस आयन इस सारे जल में घुल गए, ठीक है। तो इतने सारे जल में जब H प्लस आयन घुले तो इनकी जो सांद्रता है, इनका जो गाढ़ापन है वो क्या है, कम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को, क्या, अम्ल और क्षार को क्या है, जल में मिलाते हैं तो इनकी सांद्रता में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर के लिए बिल्कुल पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन कि बताइए कि जब अम्ल और क्षार को जल में आयनित किया जाता है तो क्या होता है, इनकी सांद्रता जो है उसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, या किस प्रकार सांद्रता प्रभावित होती है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसको, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अम्ल के बारे में लिख लेते हैं, जब अम्लों को जल में आयनित किया जाता है तो ये जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, ठीक है, तथा ये H प्लस आयन जलीय विलयन में H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, समझाऊंगा अभी इसको, 3 आयनों के रूप में दर्शाए जाते हैं, ठीक है। देखो समझो कैसे कि भाई अम्ल है, क्या है, अम्ल है, मान लो अम्ल ले लिया हमने HCl, इसको जल में मिला रहे हैं, किसमें, जल में, H2O, तो भाई जल है ये H2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही है, अब यहां से 1 हाइड्रोजन और इसमें मिल जाएगा तो ये 2 की जगह 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं H3O प्लस और यहां से क्लोरीन अलग निकल जाएगा, Cl माइनस, तो इसीलिए H3O प्लस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जलीय विलयन में जब अम्ल को घोला जाता है तो ये H प्लस आयन देते हैं और इन H प्लस आयनों को जलीय विलयन में H3O प्लस आयनों के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो H प्लस है, ठीक है, और जल में मिला रहे हैं अपन इनको, तो यहां पर क्या होगा, H3O प्लस होगा ना, H3O प्लस, ठीक है। तो ये यहां पर दर्शाया गया है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, जब जल में मिलाते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले,
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो HCl है, आपका HCl अम्ल है, इसको क्या है जल में मिलाया H2O में, तो यहाँ पर ये H3O प्लस Cl माइनस निकल जाएगा बाहर। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो, यदि इस प्रकार जल को नहीं दर्शाना चाहते तो यहाँ पर HCl और सीधा H प्लस OH माइनस, मतलब अम्ल जो है H प्लस आयन देते हैं किसमें, जलीय विलयन में। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, H2SO4 का ले लेते हैं। तो यहाँ से जल है H2O, वही H3O आयन के रूप में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H3O प्लस क्या हो जाएगा, बच क्या रहा है, एक हाइड्रोजन ही तो इसके साथ जुड़ा है, बाकी एक H और 4 SO4 है, तो इसको लिख सकते हैं HSO4 माइनस। ठीक है, तो ये जो है आपका अम्ल है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं, यदि वही सीधी सी बात है कि अम्ल को मिलाएंगे तो H प्लस आयन देंगे और क्षारों को मिलाएंगे तो वो OH माइनस आयन देते हैं। यदि क्षारकों को जल में आयनित किया जाता है तो वे भी जलीय विलयन में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, क्षार ले लें आप NaOH, किसमें, जलीय विलयन में। आप सीधा लिख सकते हो जलीय विलयन, या सीधा यहाँ पर H2O में मिला रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, Na में से वो यहाँ निकल जाएगा आपका Na प्लस OH माइनस। एक और देख लो, दूसरा ले लेते हैं KOH। ठीक है, चलो ये तो हम बहुत ले रहे हैं, NH4OH ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर NH4 प्लस निकल जाएगा और OH माइनस। तो इस प्रकार अम्ल H प्लस आयन देते हैं और क्षार OH माइनस आयन देते हैं। इस अभिक्रिया को आप इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, ये HCl है, सीधा H प्लस OH OCl माइनस। ठीक है, तो अम्ल जो है H प्लस आयन देते हैं और क्षार जो है वो OH माइनस आयन देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये एक बार देखिए, इसके बाद मेन जो लाइन है वो हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन देखो एक बात और है, यदि हम अम्लों को और क्षारों को जलीय विलयन में नहीं मिलाते हैं तो हमें उन पदार्थों की जो प्रवृत्ति है उसका पता नहीं चलेगा कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्योंकि भाई जब अम्लों को जल में मिलाएंगे तभी तो उनके H प्लस आयन यदि अम्ल है, वो पदार्थ अम्लीय है तो H प्लस आयन मुक्त करेगा जल में। ठीक है, जिसका हम परीक्षण करके पता लगा लेंगे कि हाँ ये H प्लस आयन मुक्त किए हैं इस पदार्थ ने, तो ये क्या है, अम्लीय है। क्षार ने OH माइनस आयन मुक्त किए हैं तो वो क्षारीय है। तो सबसे मेन जो बात है कि यदि अम्ल और क्षारों को जब तक जलीय विलयन में आयनित नहीं किया जाएगा तब तक उनकी प्रवृत्ति, मतलब उसकी अम्लता और क्षारता का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है ना, कि जब अम्लों को जल में मिलाते हैं तो H प्लस आयन मुक्त करते हैं और इन H प्लस आयनों को जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयनों के रूप में क्या है, व्यक्त करते हैं। ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पर होते हुए। ठीक है, एक और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें, तीसरा, दो लिख दिए, तीसरा लिख सकते हो MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर Mg प्लस निकल जाएगा प्लस OH माइनस। ठीक है, क्या निकल जाएगा, OH माइनस, ये निकल जाएगा। चाहे 2OH लिख सकते हैं, संतुलित करने के लिए 2OH माइनस। ठीक है, तो OH ही निकल रहा है ना, तो ये है क्षार आपके। ठीक है, ये जल्दी से देखिए, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला जो एक एरो लिखेंगे इसमें, मेन जो है वो हमें लिखना है, तो देखते हैं उसको। चलो ये यहाँ तक मैं साफ कर देता हूँ।
ठीक है, क्या लिखेंगे, जब अम्लों व क्षारकों को जलीय विलयन में आयनित किया जाता है तो अम्ल व क्षारकों के H+ या OH- आयनों, ठीक है, H+, इसको H3O भी लिख सकते हैं, ठीक है, H+ या OH- आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, आपको लिखनी है, 1 नंबर में पक्की पूछी जा सकती है, फुल चांस है कि 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप जल्दी से, फिर अपना एक लास्ट आज का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। देखा दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अम्ल क्षार के बारे में, कि अम्ल और क्षार के विलयन को या अम्ल क्षार को जलीय विलयन में मिलाते हैं या जल को अम्ल क्षार के विलयन में मिलाते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे क्या है वो इन नोट्सों का लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।